ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज की अपनी वीडियो रहेगी हिंदी व्याकरण से संज्ञा की। संज्ञा का कुछ टॉपिक हमने एक वीडियो में कर लिया है, बाकी बचा हुआ टॉपिक आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसकी फुल PDF के लिए भी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप ज्वाइन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। पुरानी वीडियो में हमने पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इनको हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था और आज की अपनी वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा के विशेष प्रयोग। कुछ संज्ञाएं जो है जातिवाचक होती हैं, लेकिन उनका हम प्रयोग करते हैं, उनके गुण दोष के आधार पर उनको व्यक्तिवाचक के अंदर भी प्रयोग किया जाता है। और कुछ संज्ञाएं जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है और उनके गुण दोष के कारण उनको जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, पहले लिख दिए ताकि अपना टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए ये उदाहरण है। कुछ संज्ञाएं जो होती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, लेकिन उन व्यक्तिवाचक संज्ञा उनके गुण दोष के कारण जो है उनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो जातिवाचक संज्ञाएं वो बन जाती है, उनके रूप में जातिवाचक संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जयचंद है नाम, हरीशचंद्र है, विभीषण है, श्रवण कुमार है। तो यहाँ पर ये जो नाम है अगर अकेले आए जयचंद, हरीशचंद्र, विभीषण, श्रवण कुमार, तो एक अकेले ये विशेष अपने आप की पहचान करवाते हैं, यूनिक है, अपने खुद की पहचान करवाते हैं, तब तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन इनके गुण दोष की अगर बात करें और उनका एक प्रयोग वाक्य में प्रयोग करके उनके गुण दोषों के आधार पर अगर हमसे पूछा जाए, जैसे कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद अपने हिस्ट्री के अंदर आता है। जयचंद पृथ्वीराज चौहान को इसने धोखा दिया था और मोहम्मद गौरी का साथ दिया था युद्ध के अंदर। तराइन का युद्ध हुआ था 1192 के अंदर, उसमें जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ न देकर मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। और उससे पहले 1191 में जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, उसमें यह जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान का साथ देता है और उस युद्ध को पृथ्वीराज चौहान ही जीतता है। बाद में जो युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1192 में, उस युद्ध के अंदर जयचंद साथ देता है मोहम्मद गौरी का और मोहम्मद गौरी उस युद्ध को जीतता है। तो इसने जो इसका दोष या फिर गुण है जो धोखा देना, उसके कारण यह वर्ड एक वाक्य बना है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहाँ पर इस जयचंद की बात नहीं हो रही, बल्कि इसके गुण या दोष की बात इसके जैसे लोगों के लिए कही जा रही है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा होगी। इस वाक्य के अंदर पूछा जाए कि कौन सी संज्ञा है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पर उस जयचंद की बात नहीं हो रही, बल्कि उसके जैसे लोगों की बात की जा रही है। इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से हमारे समाज में आज भी हरीशचंद्र है, हरीशचंद्र जो कि सत्यवादिता के लिए जाने जाते हैं। तो उनकी अगर बात की जाए सिर्फ हरीशचंद्र की, तब तो एक विशेष है, वो उनकी यूनिक पहचान है हरीशचंद्र, तब तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन यहाँ पर हरीशचंद्र जैसे लोगों की बात की जा रही है, एक समस्त जाति की, एक सत्यवादिता लोगों वाले समस्त पूरी जाति की पहचान करवाई जा रही है। जो हरीशचंद्र जैसे लोग हैं उनकी पहचान करवाई जा रही है। तो हमारे समाज में आज भी हरीशचंद्र है, तो उनके जैसे लोगों की पहचान करवाई जा रही है, तो पूरी जाति की एक पहचान हो रही है यहाँ पर। इसलिए इसके अंदर भी जातिवाचक संज्ञा होगी। हमारे समाज में आज भी हरीशचंद्र है,
तो हमारे समाज में आज भी हरिश्चंद्र है, इसमें अगर पूछा जाए तो जातिवाचक संज्ञा रहेगी। इसी प्रकार से आज के विभीषण ही देश के गद्दार है। यहाँ पर उस विभीषण की बात न होकर उसके जैसे पूरे समस्त जाति के लोगों की बात कहकर यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। आज प्रत्येक पुत्र श्रवण कुमार है, तो श्रवण कुमार स्पेशल उसकी बात न होकर श्रवण कुमार जैसे पूरे पुत्रों या फिर लड़कों की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार से कुछ वाक्य या कुछ शब्द जो होते हैं वो जातिवाचक के लिए होते हैं वैसे तो, लेकिन उनके अगर गुण दोष के कारण उनको जो है एक यूनिक पहचान के कारण उनका प्रयोग भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में होगा। जैसे कि पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे। ठीक है। इसी प्रकार से नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर देखिए पंडित जी, गांधी जी, नेताजी, ये शब्द अगर अकेले की अगर हम बात करें आगे वाले को छोड़कर, इतने को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें व्यक्तिवाचक न लगकर जातिवाचक संज्ञा हमें अब इसके अंदर जो है लगती है। पंडित जी जो है पूरी समस्त जाति की पहचान करवाते हैं, लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग हुआ है पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर ऐसा इसमें क्या बोल दिया गया कि प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जी, तो यहाँ पर सिर्फ पंडित जी समस्त जाति की बात न कहकर एक व्यक्ति की बात कही जा रही है, अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसके अंदर पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी अगर वैसे शब्द हम देखें तो जातिवाचक शब्द है, लेकिन आगे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो प्रथम प्रधानमंत्री सिर्फ उन्हीं की बात की जा रही है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उनके एक की बात होने के कारण इसके अंदर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार से गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, तो गांधी जी शब्द से पूरे समस्त जाति का बोध होता है, लेकिन आगे गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, तो राष्ट्रपिता से हमें ज्ञात होता है कि सिर्फ महात्मा गांधी जी की बात कही जा रही है। इसीलिए पूरी जाति का बोध न होकर यहाँ पर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, एक विशेष व्यक्ति की यहाँ पर पहचान करवाई जा रही है। गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी जी की सिर्फ बात की जा रही है यहाँ पर। इसी प्रकार से नेताजी से हमें सिर्फ आगे क्या है, नेताजी ने कहा, पूरे नेता समस्त नेता जाति का बोध न करवाकर आगे जो वाक्य सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी ने ही बोला था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी कारण से नेताजी इस वाक्य के अंदर जो है जातिवाचक संज्ञा न होकर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञा जो होती है, भाववाचक से जातिवाचक के अंदर भी प्रयोग होता है। जैसे कि
अच्छाइयों को अपनाओ। बुराइयों से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। ठीक है, एक अलग उदाहरण मैं लिखता हूं यहाँ पर। राम में बुराई है। ठीक है, यहाँ पर 3 अलग अलग उदाहरण है। पहला तो राम में बुराई है, अच्छाइयों को अपनाओ, बुराइयों से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। तो कुछ जो शब्द होते हैं वो भाववाचक होते हैं, लेकिन भाववाचक शब्द जो होते हैं वो एक वचन में न होकर अगर बहुवचन में उसका प्रयोग किया जाता है तो वो अपने जातिवाचक संज्ञा उसमें हो जाएगी। जैसे कि राम में बुराई है, यहाँ पर एक वचन है तो यहाँ पर तो भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। राम में बुराई है, लेकिन यहाँ पर देखें अच्छाइयों को अपनाओ, अच्छाई एक वचन न होकर बहुवचन है, तो इसमें जो है अच्छाइयों को अपनाओ, इसमें जो है भाववाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। अगर एक वचन होती है तब तो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है, लेकिन एक वचन न होकर अगर बहुवचन में उस शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उसमें भाववाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार से बुराइयों से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। बुराई एक वचन है, बहुवचन में अगर बुराइयों से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता, इसीलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा न होकर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। अब रह गए अपने संज्ञा के 2 अन्य उदाहरण और, जिन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के भी उपभेद कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से अन्य उदाहरण रह गए? संज्ञा के अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं? एक तो है समूहवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये है अपने जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। संज्ञा के 2 अन्य भेद है जिन्हें जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कहा जाता है। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसमें किसी एक समूह की, एक ग्रुप की पहचान करवाई जाती है, उसमें जो है समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि सेना, सभा, कक्षा। ठीक है, सेना जो है सेना का एक समूह होता है। ठीक है, जैसे भीड़ हो गई, मान लीजिए एक तो बस स्टैंड की भीड़ है, एक पूरे आर्मी ऑफिसर की भीड़ होगी, उसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा? बस स्टैंड की भीड़ जो है एक समूह नहीं कहलाएगी, बल्कि सेना, एक आर्मी ऑफिसर की सेना जो होती है उसकी भीड़ को हम सेना कहेंगे। उसका एक समूह होगा, वो आर्मी का एक समूह होगा। इसलिए जिन शब्दों से हमें एक ग्रुप की या एक समूह की पहचान होती है उसके अंदर समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। अब कक्षा है, सभा है, यहाँ पर एक कक्षा में एक स्टूडेंट की एक भीड़ होती है, रेलवे स्टेशन की एक भीड़ होगी, उसको हम भीड़ ही कहेंगे, न कि एक समूह कहा जाएगा। कक्षा में एक समूह होगा स्टूडेंट्स का, इसी प्रकार से कक्षा में एक समूह होगा स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स का एक समूह होगा। कक्षा शब्द से हमें एक समूह की पहचान होती है, इसीलिए कक्षा के अंदर सभा, सेना,
संगोष्ठी, 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 इन शब्दों के अंदर जो है समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। ठीक है, सेना, सभा, कक्षा, संगोष्ठी, इनके अंदर समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। समूहवाचक कैसे? सेना एक समूह की पहचान कराता है, सेना शब्द जो है, इसीलिए इसमें समूह की अपने समूहवाचक संज्ञा होगी इसके अंदर। जैसे होती भीड़ ही है, लेकिन भीड़ भी एक समूह कहलाती है, विशेष समूह होता है उस भीड़ का। जैसे कि आर्मी ऑफिसर का एक विशेष समूह है, न कि उसे भीड़ कहेंगे हम। भीड़ तो होती है जो बस स्टैंड पर होगी, जो रेलवे स्टेशन पर होगी, उसको न बोलकर, उसको समूह न बोलकर इनको हम समूह बोलेंगे। कक्षा में जो भीड़ होगी वो स्टूडेंट्स की भीड़ नहीं, बल्कि उसको हम समूह बोलेंगे। इसलिए इन शब्दों से जो है समूह शब्द, समूहवाचक संज्ञा होगी इन शब्दों के अंदर, क्योंकि इनमें जो है एक समूह की पहचान करवाई जाती है, एक ग्रुप की पहचान करवाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसमें ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु और द्रव्य जैसे शब्दों की पहचान होती है। उनकी पहचान कराने वाले शब्द जो है द्रव्यवाचक होते हैं, जो ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु और द्रव्य, इन शब्दों के अंदर जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि मिट्टी, दूध, पानी, लस्सी, ठीक है, लकड़ी, ऐसे शब्दों के अंदर जो है अपने द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिन शब्दों से ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु, द्रव्य आदि शब्दों का, इनकी पहचान जो होती है, उसके अंदर द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। अब एग्जाम में कैसे प्रश्न आया था, एक बार दूध का पूछ लिया था, दूध में कौन सी संज्ञा होती है, और उसमें ऑप्शन दिए थे जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, अपने भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये उदाहरण दे दिए, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बताया है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर अपने ये आते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक, अगर यहाँ पर जातिवाचक की जगह अगर द्रव्यवाचक दे देता, द्रव्यवाचक, तब तो हम इस पर ऑप्शन लगा कर आते, लेकिन ये दोनों जो है जातिवाचक के ही उपभेद हैं। ठीक है, ये जातिवाचक के अंदर ही आते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसीलिए यहाँ पर अगर जातिवाचक संज्ञा दी हुई है तो अपना आंसर जातिवाचक संज्ञा रहेगा। ठीक है, अगर जातिवाचक संज्ञा न होकर द्रव्यवाचक संज्ञा देता, तब हम इस पर अपने ऑप्शन में टिक लगा कर आते, नहीं तो अपना आंसर जातिवाचक संज्ञा रहेगा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के ही ये दो उपभेद है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, शब्द और संज्ञाएं, उनकी पीडीएफ आपको उसमें टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्रैक्टिस के लिए आप वहां से देख सकते हैं। ये था अपना संज्ञा का टॉपिक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।